नींद आती है सितारे लेकर और रात आते हैं सपने लेकर, इस रातों के सपनों में आप आते हैं एक प्यारी सी मुस्कान लेकर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे निमी टेक्निकल क्लासेस के YouTube चैनल में। और आज हम फिर से दोबारा लेकर आ चुके हैं PGCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 वाली पेपर है ना, जिसमें आज हम फिर से देखिए 51 से 75 तक क्वेश्चनों में धमाल मचाने वाले हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से, जानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसा सॉल्व कराऊंगा कि यूं समझिए कि एक क्वेश्चन का चार क्वेश्चन बना दूंगा और चारों क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही साथ आपको दूंगा, है ना। इसलिए पूरे ईमानदारी के साथ इस क्लास को देखिएगा, है ना, पूरा संघर्ष कीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन मैं पेश करता हूं आप सभी के सामने। इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि हम देखिए इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं जिसमें 50 तक क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराया है ना। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आपको पूरे ईमानदारी के साथ ही करना है ना। अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम ऐसा मसाला प्रोवाइड करते हैं जो आपके सीधा एग्जाम में काम आती है ना। तो पहला मसाला आपके लिए रेडी है और क्वेश्चन क्या है कि बैटरी से रिलेटेड, है ना, यानी कि PGCIL जो है ये बैटरी के क्वेश्चन भी पूछता है। बैटरी आवेशित करने के लिए किस प्रकार के दिष्ट धारा जनित्र का प्रयोग किया जाता है ना। JTT इलेक्ट्रिकल शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम है ना, 14 नवंबर 2018 का ये पेपर है। लंबा उपमार्ग यौगिक, जिसको लॉन्ग शंट कंपाउंड कहते हैं, यौगिक या शंट, है ना, तो आंसर शंट वाला ही होगा, क्योंकि इसका जो शंट मोटर जो है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए, है ना, बैटरी में। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कहां पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इन दोनों जगहों पर हम क्या करते हैं, हम इसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरेटर हमें आउटपुट में क्या देगा, वोल्टेज देगा, है ना। और जनरेटर है तो आउटपुट में कैसा वोल्टेज देगा, DC वोल्टेज। बैटरी चार्ज करने के लिए DC सप्लाई चाहिए। देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन परोसूंगा आपके सामने और उसको हम ध्यानपूर्वक देखने वाले हैं। शुष्क सेल में किस विद्युतीय अपघट्य का प्रयोग किया जाता है ना, NH4Cl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो है अमोनिया क्लोराइड, है ना। क्या है, अमोनिया क्लोराइड। देखिएगा, रासायनिक नाम भी याद रखिएगा और नोटबुक लेकर ही देखिएगा इस एपिसोड को, इस क्लास को, है ना, क्योंकि आपके पास PGCIL ने आपको बहुत ही मिनिमम टाइम दिया है, बहुत ही कम टाइम दिया है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने फॉर्म को अभी तक अप्लाई किया या नहीं किया, है ना। पहले आप नोटिफिकेशन को देखिएगा, वीडियो में दे रखा हूं आपको, फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन का। पूरे PDF को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, तसल्ली के साथ। इसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट मोबाइल से ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अप्लाई मेरे भाई जरूर कीजिएगा, अगर क्राइटेरिया को आप कंप्लीट करते होंगे तो, है ना। आंसर क्या है, ये है। अब इसमें देखिए, इसका जो वोल्टेज रेंज होता है शुष्क सेल का, वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट। कितना, 1.5 वोल्ट इसका क्या है, EMF का मान होता है ना। ये एक प्रकार की क्या है, प्राथमिक सेल है ना। किस प्रकार का सेल है, प्राथमिक सेल। बताइएगा, क्या प्राथमिक सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, नो रिचार्जेबल। ये रिचार्ज जो है नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी सेल के अंतर्गत रखते हैं, है ना। देखिए, टॉर्च हो गया, घड़ी हो गई, है ना, इसका प्रयोग मतलब कि इनमें हम इसी का प्रयोग करते हैं। फिर अल्टरनेटर किस नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, वो कौन सा नियम है, एम्पियर का, फैराडे का, ओम का, लेंज का, है ना। नहीं, फैराडे का नियम। लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा दिया है उन्होंने। क्या क्वेश्चन देना चाहिए इनको कि देखिए, ये फैराडे भाई साहब है ना, ये बहुत ज्ञानी थे। इन्होंने विद्युत अपघट्य के बारे में भी एक नियम निकाला, विद्युत अपघट्य का नियम निकाला। और इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी नियम इन्होंने ही दिया था, है ना, इन्होंने ही दिया था। तो देखिए,
जितने भी मेरे भाई, जितने भी मोटर है ना, जितने भी मोटर है, जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है ना, परिणामित्र हैं, ये सब के सब किस पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत अपघट्ट नियम पर कौन काम करता है? सेल, है ना, सेल या बैटरी काम करती है, सेल या बैटरी काम करती है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा था, मैं तो कहूंगा कि ऑब्जेक्शन लगा नहीं सकते क्योंकि बाकी ऑप्शन ऐसा है नहीं जो मैच करता हो। एम्पियर का नियम कहां पर काम आती है? ये देखिए संचरण लाइन में, कहां पर? संचरण लाइन में ये एम्पियर के नियम लगाए जाते हैं, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन में है उसमें धारा की डायरेक्शन पता करने के लिए। ओम का नियम कहां पर लागू होता है? ये केवल और केवल धात्विक चालकों में, कहां पर? धात्विक चालकों में ओम का नियम लागू होता है ना। लेंज का नियम कहां पर लागू होता है? ये भी मोटर में ही लागू होती है। देखिए मेरे भाई, लेंज का नियम और फैराडे का नियम, दोनों नियम लगता है किसी मोटर या जनरेटर में, तभी वो कंप्लीट उसका ऑपरेशन होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये फैराडे का नियम, म्यूचुअल प्रेरण का नियम। अब फैराडे ने ही म्यूचुअल प्रेरण का भी नियम दिया था, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें हम ए भी कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी भी कर सकते हैं। आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, है ना, मेरे हिसाब से आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि फैराडे ने ही दिया था म्यूचुअल इंडक्शन का नियम, इसलिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर उपमार्ग परिवेष्टन यानी कि शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए, श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ना, ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें जो आर का मान होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है बहुत ही निम्न, यानी कि अति निम्न। अति निम्न की श्रेणी में वो कौन सा मान है? 1 ओम से कम, 1 ओम से भी कम होता है अति निम्न। 1 ओम से भी कम होना चाहिए इसका मान। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि आर्मेचर देखिए एक ऐसा मोटर या जनरेटर का पार्ट है, ये एक ऐसा भाग है जहां पर क्या होता है? ईएमएफ क्रिएट होती है। और जो ईएमएफ क्रिएट हुआ है ना, हम चाहते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई ड्रॉप ना हो, है ना, विभव हो चाहे करंट हो, किसी प्रकार का कोई ड्रॉप ना हो। और करंट हो या वोल्टेज हो, वो ड्रॉप कब नहीं होगा? जब क्या होगा? जब अति निम्न होगा प्रतिरोध का मान। जब प्रतिरोध का मान अति निम्न होगा तभी जाकर के ये प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए अति निम्न रखा जाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान। ठीक है, देखिएगा, वीडियो को शेयर मेरे भाई जरूर करना, है ना। कंटेंट अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अगर दमदार लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इससे ज़्यादा मलाई आपको एग्जाम के लिए क्या चाहिए बोलिए? अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक बार डिमांड करना मेरे भाई, है ना। दिल से बताइए, सच्चे दिल से बताइएगा, है ना, कि क्या मैं जो दे रहा हूँ आपको वो मतलब कि काफ़ी नहीं है एग्जाम के लिए, है ना, जरूर बताइएगा। फिर है दिष्ट धारा मोटर में स्टार्टर द्वारा क्या काम किया जाता है? प्रारंभिक धारा को कंट्रोल की जाती है ना। ऑप्शन नंबर डी है, स्टार्टिंग करंट को हम क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ नहीं। क्यों हमें स्टार्टर लगाने की जरूरत हुई? क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो है इसका रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया कि बहुत कम होता है। अगर कम है तो प्रारंभिक में यानी कि स्टार्टिंग में करंट बहुत हाई चलेगा और हाई करंट वाइंडिंग को जला सकती है, इसलिए प्रारंभिक धारा को हम कंट्रोल करते हैं। कब तक कंट्रोल करते हैं मेरे भाई? जब तक कि आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट नहीं हो जाती, बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो जाता। बैक ईएमएफ एक बार उत्पन्न हो गया तो फिर स्टार्टिंग करंट को वो खुद कंट्रोल कर लेती है, फिर स्टार्टर का काम नहीं है। जल मार्ग, जल गर्म करने का साधन जैसे कि गीजर, विद्युत इस्त्री, है ना, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन और तापक यानी कि हीटर, सभी के सिद्धांत पर काम करते हैं। रासायनिक प्रभाव पर कौन काम करेगा? ये देखिए आपका सेल या फिर सोलर सेल या फिर बैटरी, ये सब क्या करेंगे? इसी प्रभाव पर काम करेंगे। चुंबकीय प्रभाव पर कौन काम करेगा? यही आपका चुंबकीय प्रभाव पर रिले जैसे हो गया, है ना, रिले, ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करेगा। उसमें प्रकाश प्रभाव पर कौन काम करते हैं? लैंप,
कौन काम करेंगे? लैंप। तो आंसर क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव। जूल ने एक नियम दिया था ना, आपको याद होगा, H बराबर I स्क्वायर RT, है ना। यानी कि हीट जो पैदा हो रही है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और T फॉर टाइम के भी ये क्या होता है? समानुपाती होता है ना। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा आपको सवाल दे देगा 1 लाइन का, और आपको इसी फॉर्मूला का हाथ पकड़ के आंसर निकालना होता है ना। तो इसको आप याद जरूर करना। सार्वभौमिक मोटर की गति का नियंत्रण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। आरंभिक परिवेष्टन सहित अपकेंद्री स्विच से संयोजन श्रृंखला, या फिर टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेष्टन द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन के फ्लक्स में घटाव और बढ़ाव करके। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि हम फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें टैपिंग्स निकाल देते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में टैपिंग्स निकालते हैं, और उस टैपिंग से हम क्या बना देते हैं? रेगुलेटर, है ना। ये रेगुलेटर क्या करती है? ये रेगुलेट करती है ना। वोल्टेज को कम ज्यादा करेगी, है ना, जिससे करंट कम ज्यादा होगी, और करंट अगर कम ज्यादा हुआ तो फ्लक्स में घटाव और क्या होगा? बढ़ाव होगा, है ना। ये क्या एक प्रोसेस है, कंट्रोल करने का एक तरीका है, जिससे क्या होता है? जिससे आपका स्पीड जो है ना ये कंट्रोल होती है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम ऐसा कंट्रोलिंग कहां पर प्रयोग करते हैं? जो मिक्सी ग्राइंडर होता है, जो घरों में मिक्सी ग्राइंडर होती है ना, जो चटनी, अचार, मसाले, क्या क्या दुनिया भर की चीजें जो पीसी जाती हैं, पीसने वाली जो चीज होती है ना, वहां पर जो मशीनें लगी होती हैं, उसी में इसी प्रकार का स्पीड कंट्रोल किया जाता है ना। कौन सा विकल्प एक अच्छे इंसुलेटर के सही गुणों को दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद इसको पढ़िए। कम डाई विद्युत शक्ति और उच्च प्रतिरोध, उच्च डाई विद्युत शक्ति और उच्च प्रतिरोध, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि उच्च डाई विद्युत होना चाहिए, शक्ति और उच्च प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो क्या होगा? करंट लीकेज नहीं होगी, है ना। करंट लीकेज ना हो, हम भी तो ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि इंसुलेटर है। उच्च डाई विद्युत धारा, अगर विद्युत शक्ति, अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो भी इसमें क्या होगा? कि करंट का लीकेज नहीं होगा। दोनों केस में करंट लीकेज नहीं होंगे, है ना। यही इसके सबसे अच्छे गुण है। अगर प्रतिरोध का मान कम है तो फिर करंट क्या होगा? पास होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा। फिर इंसुलेटर किस काम का? वो इंसुलेटर ही किस काम का, है ना। एक त्रिप्रावस्था धारावाही लाइन के एक संवाहक तार, क्वेश्चन को समझना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज है ना। देखिए R, Y और B, है ना। यह है R फेज, Y फेज, B फेज, 3 फेज है। कि एक चालक तार पर बैठी चिड़िया, मान लीजिए कोई एक चालक तार है, इस पर एक चिड़िया बैठी है ना। ये क्या है? ये है एक चिड़िया है। ये क्या है? एक चिड़िया है। एक फेज पर चिड़िया बैठी हुई है ना। तो क्या दिक्कत होगी उसको? विद्युत आघात लगेगा और वह लेकिन मरेगी नहीं। अरे भैया, विद्युत झटका लगेगी तो अच्छे अच्छे लोग निपट जाते हैं। को विद्युत धारा आघात लगता है किंतु वह मर जाती है ना। सुरक्षित होती है, नीचे गिर जाती है, सुरक्षित होती है। कैसे सुरक्षित होगी? जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होंगे। और सर्किट कंप्लीट कब होगी? सर्किट कंप्लीट कब होती है? पहला केस देखना, पहला केस देखिएगा, अगर फेज के साथ न्यूट्रल तार है ना। दूसरा केस, अगर फेज के साथ अर्थिंग तार है ना, अर्थिंग तार है, तभी जाकर के सर्किट कंप्लीट होगी। और सर्किट कंप्लीट होगी तो धारा का प्रवाह होगा और चिड़िया का गेम खत्म हो जाएगी, ठीक ना। और तीसरा केस लिखना, अगर फेज के साथ फेज कनेक्ट में आ गई ना तो भी चिड़िया का राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिंगल फेज में बैठी हुई है, आराम से मस्त मौला होकर के बैठी हुई है, हवा वगैरह ले रही है, क्या दिक्कत होगी इसको, है ना। फिर आप कहेंगे कि सर हम भी ऐसे लटक जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है ना। विद्युत माप उपकरणों की मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात क्या क्या होता है मैं पूरा डिटेल से इसको बताऊंगा, है ना। नोटबुक उठा लेना और कलम अपने हाथ में रख लेना। देखिए, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि जो
मापक उपकरण है ये कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है आपका डिजिटल, एक होती है डिजिटल उपकरण, डिजिटल मापक उपकरण, और दूसरी होती है आपकी एनालॉग। दूसरी कौन सी होती है? एनालॉग प्रकार का। और ये जो आपका एनालॉग है ये भी देखिए इसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राथमिक मेजरिंग उपकरण, और जो दूसरी होती है वो होती है द्वितीयक, जो होती है द्वितीयक उपकरण। और ये जो आपकी द्वितीयक उपकरण है ना मेरे भाई, यही होता है 3 प्रकार का। यही होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वो कौन कौन से हैं? एक है इंडिकेटिंग, एक है इंडिकेटिंग, और दूसरा है रिकॉर्डिंग उपकरण, और तीसरा है इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग। ये देखिए मैं आपको एक एक एग्जांपल लिखा देता हूं। रिकॉर्डिंग जैसे हो गया एम्पियर मीटर, है ना। सॉरी, इंटीग्रेटिंग। रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर भी होता है जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। और इसमें हो जाएगा किलो वाट हावर, यानी कि एनर्जी मीटर। लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, है ना। तो द्वितीयक उपकरण जो है यही 3 प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। बिल्कुल क्या है, ये सही आंसर है ना। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना, और ध्यानपूर्वक इस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। चाहे वो किसी एग्जाम के प्रति हो, किसी काम के प्रति हो, अगर आपको काम ज़्यादा करना है तो आपको लगातार करना पड़ेगा। बेशक आप धीरे धीरे ही करिए, लेकिन आप लगातार करेंगे ना तो आपका काम जो है आउटपुट ज़्यादा निकल करके आएगी, है ना। वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें कंटिन्यूटी लाना बहुत जरूरी है। आपको लगातार देखते रहना है। ऐसा तो है नहीं कि 4 घंटे 10 घंटे की क्लास है, कोई मैराथन क्लास है ना। सिंपल सी है, आधे घंटे की क्लास होने वाली है। आधा घंटा, आज का आधा घंटा अपने तैयारी के नाम कर दीजिए, है ना, और तैयारी कंप्लीट करिए। सिंगल फेज रिपल्सन मोटर का पावर फैक्टर कितना होगा? इस क्वेश्चन से मुझे एमपीटीओ की याद आ गई। किसकी? एमपीटीओ, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है उसकी याद आ गई। और इस वैकेंसी में एग्जाम जो हुआ था ना, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि प्रतिकर्षण मोटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है, देखिए, प्रतिकर्षण मोटर, जिसको हम रिपल्सन मोटर कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटर मोटर भी कहते हैं। इसको हम कम्यूटेटर मोटर के नाम से भी जानते हैं, है ना, याद रखिएगा। इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो गति होती है ना, ये किस पर निर्भर करती है? पावर फैक्टर पर, है ना। किस पर? पावर फैक्टर पर। तो उच्च गति पर उच्च पावर फैक्टर होगा। क्या होगा? उच्च गति पर उच्च पावर फैक्टर, यही इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखना, पोल पिच की गणना कैसे कर सकते हैं? तो स्लॉट की संख्या बटा पोलों की संख्या से पोल पिच आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। देखिएगा कुछ क्वेश्चन का आंसर पीजीसीएल ने गलत दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। HCR फ्यूज का अर्थ क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, है ना, ये रही हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, उच्च विदरण क्षमता वाला फ्यूज। अब इसमें आपको नया क्या दूं आपके लिए? तो HRC फ्यूज देखिएगा मेरे भाई, इसमें फ्यूजिंग फैक्टर का मान पूछता है। तो देखिएगा जो फ्यूजिंग फैक्टर होती है ना, उस फ्यूजिंग फैक्टर बराबर क्या होगा? न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा बटा श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा, है ना, फ्यूजिंग विद्युत धारा। ये जो आपका अनुपात है, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा, इसका जो रेशियो है ये हमेशा अधिक होता है 1 से, है ना। ये क्या है? HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? यही फ्यूजिंग फैक्टर है ना।
एक नई चीज़ है, आपको मैंने सिखा दिया, इसी बात पर एक थम्स अप जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक सेशन को जरूर करना। हाइग्रोमीटर का प्रयोग सेल के किस परीक्षण के लिए किया जाता है ना, ये आपेक्षिक घनत्व मापता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मापता है। ये कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे इन्वर्टर है घर में ना, ये केस आपके घर में भी आई होगी कि इन्वर्टर खराब, मतलब कि इन्वर्टर जो है ना उसमें जो बैटरी कनेक्ट है वो क्या होती है कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। कहने का मतलब कि उसमें जो चार्ज हम करते हैं वो बहुत ही जल्दी कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं कि क्या हो गया है ना। फिर हम किसी को बुलाते हैं, वो चेक करता है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करता है, किसकी, जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है बैटरी का, है ना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करता है, आपेक्षिक घनत्व को चेक करता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, है ना। हाइड्रोमीटर अलग चीज है, हाइड्रोमीटर अलग चीज है, हाइग्रोमीटर अलग चीज है। एक साइनसोइडल वेव धारा है, एसी वोल्टेज है, उसका मैक्सिमम मान कितना है 10 वोल्ट, आरएमएस मान आपको ज्ञात करना होगा, है ना। क्या मान आपको ज्ञात करना है, आरएमएस। तो देखिए आरएमएस का मान 0.707 होती है। आपको इसके साथ में पीक या फिर शिखर मान, पीक या फिर शिखर मान को मल्टीप्लाई करना होता है ना। 0.707 पीक मान यहाँ पर कितना दिया गया 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 7.070, है ना, 7.070 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, इतना आसान सा क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कही जाती है, इसके प्रवाह को हम धारा कहते हैं, इसके प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और देखिए जो आपकी मेरे भाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, निगेटिव आवेश रखती है। कैसा चार्ज रखेगी, निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये क्या करती है, प्रवाह होती है ना। और जस्ट इसका विपरीत धारा का प्रवाह होता है, इसके विपरीत, यानी कि अगर ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो करंट क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगी, है ना। प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या है, आप देख ही रहे हैं कितना दम था इस पेपर में, कितना दम है, कुछ दम नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा तैयारी ध्यानपूर्वक करें और इस नौकरी को अपने नाम कर ले। सच बता रहा हूं, इतना बढ़िया नौकरी है ना, इतना बढ़िया इसका पेपर भी बनाया गया है कि अब मैं क्या ही तारीफ करूं और कितना तारीफ करूं। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है ना। माना कि मेरे पास ऑफिशियल पीडीएफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऑफिशियल है, जो सेंटर, जो मतलब कि बोर्ड ने, पीजीसीएल बोर्ड ने जो बनाया था। प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस होती है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस, है ना। और इसी के साथ में ससेप्टेंस का उल्टा रिएक्टेंस, है ना, रिएक्टेंस। और इंपिडेंस का उल्टा, इसका उल्टा एडमिटेंस, इसका उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या करता है, जैसे कि प्रतिरोध का काम होता है कि करंट के प्रवाह को रोकना, है ना, करंट के प्रवाह को क्या करता है, ये रोकता है। और कंडक्टेंस का काम क्या है कि करंट के प्रवाह को और ज्यादा स्पीड देना, यानी कि करंट जब प्रवाह हो रही है ना तो उसको हेल्प करना, मदद करना, यानी कि उसका ये क्या करता है, हेल्प करता है। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, हम इसको सहनशीलता कहते हैं। यानी कि कोई प्रतिरोध है, मान लीजिए उसमें उसका मान 100 ओम है, कितना है, 100 ओम। हम मापते हैं तो हमें कितना मिलता है, 98 ओम, 98 ओम। इसमें जो 2 ओम का हेरा फेरी है ना, 2 ओम का क्या है, इसमें जो हेरा फेरी हो रही है, इसी हेरा फेरी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस, है ना, सहनशीलता। इसी को हम क्या कहते हैं, सहनशीलता। और यही सहनशीलता आंसर होगी। जितना कम सहनशीलता होगी उतनी ही अच्छी आपकी प्रतिरोध होगी, प्रतिरोध उतना ही अच्छा होगा। और प्रतिरोध का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना। किसी भी दिष्ट मशीन की सक्रिय कुंडलियों का परिवेष्टन क्या है। देखिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। ये मोटर का क्या है,
स्लॉट है ना, मोटर के 2 स्लॉट हैं। इसमें हमें क्या करना है, स्लॉट है तो वाइंडिंग लपेटेंगे है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक कंडक्टर डाल दिया। ये देखिए ये क्या है, ये एक कंडक्टर है ना। इसको नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया मैंने S2। अब इसमें से देखिए ये है इसका एक्टिव कॉइल, ये जो अंदर है इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव कॉइल। और ये बाहर वाली जो भाग है इसको हम इनएक्टिव कॉइल, यानी कि ये सक्रिय कॉइल है, ये सक्रिय कॉइल नहीं है। ईएमएफ किसमें जनरेट होगा, इसी में, ईएमएफ इसी के अंदर जनरेट होगी। ये कॉइल किसी काम का नहीं है ना, ये कॉइल किसी काम का नहीं है। काम का कौन है, जो स्लॉट के अंदर है ना। तो बोर्ड ने क्या आंसर दिया था कि ध्रुवों, पोल्स के चारों ओर, ध्रुवों के चारों ओर है ना, यानी कि पूरा कॉइल को हम, पूरे वाइंडिंग को हम एक्टिव कॉइल कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसमें ऑब्जेक्शन बिल्कुल दोस्तों ताल ठोक के लगा सकते थे। आंसर क्या होगा, आर्मेचर खांचेदार स्थान में, यानी कि आर्मेचर है और इसके खांचेदार का मतलब क्या है, स्लॉट है ना। स्लॉट के अंदर जो कॉइल है वही एक्टिव कॉइल कहलाएगी और उसी के अंदर ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, एक ज्यावक्री तरंग का स्वरूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर कितना होगा, यह भी क्वेश्चन एमपीटीओ में पूछा गया था है ना। तो देखिए 1.1 होगा है ना। साइन वेव का पूछा है, किसका, साइन वेव का, या फिर फुल वेव रेक्टिफायर का, इन दोनों का फॉर्म फैक्टर 1.11, कितना, 11। और डीसी या फिर स्क्वायर वेव, या फिर स्क्वायर वेव का कितना होता है, 1 होता है ना। वहीं पर हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होगा, 2 होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ट्रायंगुलर वेव का कितना होगा, 1.15। तो ये सारी चीजें हैं है ना, ये सारी चीजें आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट मसाला है। आप इस मसाले को जो है ना वो जरूर नोट करिएगा है ना। क्या आप नोटबुक ले करके देख रहे हैं ना इस क्लास को। अगर देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होती है तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये सारी चीज़ें हमें आते हैं। बिल्कुल आपका अगर आता है, आपको अगर आता है ये सारी चीज़ें तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन देखिए फिर भी आपको नोटबुक के साथ ही देखना चाहिए क्लास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हम आपको वो चीज़ें बता देते हैं जो आपको नहीं आती है ना, कुछ नई चीज़ें भी बता देते हैं और रिविजन भी हो जाता है आपका। इसलिए पूरे क्लास को देखा करिए नोटबुक के साथ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। 1 नंबर का कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। कॉपर का एक तार है जिसकी धारा वहन करने की जो क्षमता है कॉपर की एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से कितना होगी, है ना, ये पूछा गया है। शिद्दत से सुनना मेरे भाई, आंसर इसका कैसे दूंगा मैं। क्या बोल रहा है, एक मतलब कि एक तार है यानी कि उसका जो व्यास है ना, उसका जो डायमीटर है, व्यास को इन्होंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। व्यास 2 गुना होने से क्या फायदा हुआ, एरिया 2 गुना हो गई, सॉरी एरिया 4 गुना हो जाएगी। कितना, 4 गुना। अब आप कहेंगे सर जी प्रूफ दीजिए, है ना, तो सर जी प्रूफ जो है वो जरूर देंगे। एरिया को ए से लिखते हैं, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। ए अगर पाई का मान हम 1 मान लें और एरिया यहाँ पर क्या किया गया है, आर को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है ना, व्यास को 2 गुना कर दिया गया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4, है ना। एरिया कितना हो गया, 4 गुना एरिया हो गया। तो एरिया यहीं से क्या हो गई, 4 गुना एरिया हो गया, है ना। तो ये देखिए अब आपको समझ में आएगी, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। व्यास 2 गुना, एरिया 4 गुना। अगर एरिया 4 गुना तो आर कितना होगा, 1/4 गुना। आर कितना हो जाएगी, 1/4 गुना। और आर अगर 1/4 गुना हो गया ना तो इसमें धारा जो है ना वो टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रतिरोध कम होने का मतलब क्या है, प्रतिरोध अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब धारा बढ़ेगी ना। धारा बढ़ के कितना हो जाएगी, 4 गुना। अधिकतम 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, आधी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन आपके अंदर आ सकती है अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो। विद्युत संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किया जाने वाला जो सोल्डर होता है वास्तव में सदैव यानी कि हमेशा सीसा और का मिश्रण धातु होता है ना।
अब सोल्डर के भी देखिए, सोल्डर में भी क्या होते हैं कि कई सारे प्रकार के सोल्डर, हार्ड, नरम, खराब, कठोर, ये सब होती है ना। तो इसका रेशियो कितना रखा जाता है, देखिए अगर यहाँ पर टिन, मैं आपको लिखा रहा हूँ टिन और सीसा का, है ना, टिन और सीसा का रेशियो, टिन का अगर रेशियो है 60% और सीसा का रेशियो है 40%, तो ये सबसे उत्तम सोल्डर माना जाता है। कैसा सोल्डर? उत्तम सोल्डर। अगर टिन का रेशियो है ना, ये पहला है, देखिए सेकंड में टिन का रेशियो अगर 50% है और सीसा का रेशियो भी 50% है, तो ये नरम, ये कैसा है? ये नरम सोल्डर। अगर टिन का रेशियो देखिए, टिन का रेशियो 40 है, कितना? 40% और सीसा का है 60%, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? ये खराब, है ना, या फिर घटिया सोल्डर, या फिर कैसा होगा? घटिया सोल्डर होगा। और चौथा पॉइंट वहीं पर नोट करना, अगर 33% आपका टिन है, 66% आपका सीसा है और 1% अगर आपका 1% आपका एंटीमनी है, क्या है? एंटीमनी है, तो फिर ये क्या होगा? ये सबसे कठोर सोल्डर हो जाएगी। कैसी सोल्डर होगी? सबसे कठोर सोल्डर, है ना। तो ये रेशियो आपको याद रखना है, नोट करना है। आंसर क्या होगा? टिन होगा। आंसर क्या हो जाएगी? टिन हो जाएगी, है ना। तो बताइएगा ये मसाला आपके एग्जाम के लिए काफी है कि नहीं है ना। जरूर कमेंट करना मेरे भाई। कमेंट करने में ना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है आपको, क्योंकि देखिए फोन आपके पास है ना, उंगली आपके पास है, टाइप करते रहना है ना। क्या करना है? टाइप करना है और कमेंट जरूर भेजना है, ठीक है। जनरेटर की वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, ठीक बात है, हमें पता भी है। 3 फेज वाले जनरेटर की वाइंडिंग में कुल 6 सिरे होते हैं, बहुत बढ़िया। इन सिरों को 2 शैलियों में से किसी एक में जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसीलिए मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहूंगा। यहां पर देखना कनेक्शन है मेरे पास, ये है, ये वाली है देखिए आपकी डेल्टा संयोजन। ये कौन सी है? डेल्टा संयोजन। और ये वाली संयोजन है, ये है आपकी स्टार संयोजन, है ना। ये कौन सी है? स्टार संयोजन। स्टार में देखिए आप यहां पर देखिए एक पत्ती होती है ना, 6 टर्मिनल होते हैं टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। ये बोला है कुल 6 सिरे होते हैं, 6 टर्मिनल हो गया। ये एक पत्ती होती है, ये क्या है? ये एक कॉपर की पत्ती होती है ना। इस पत्ती को हम क्या करते हैं कि ऊपर 3 टर्मिनल में को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करके हम क्या कर देते हैं? वाइंडिंग को सिंगल साइड से शॉर्ट कर देते हैं और एक न्यूट्रल तार निकाल देते हैं, है ना। और ऐसा इसमें डेल्टा में नहीं करते। डेल्टा में क्या करते हैं? आपस में शॉर्ट करते हैं। देखिए ऐसा शॉर्ट किया गया है ना, 2 टर्मिनल को शॉर्ट किया गया है इस प्रकार से। ये क्या बन गया? डेल्टा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। चिंता मत कीजिए, पीजीसीएल में नौकरी लीजिए, ये केस आपके सामने आएगी, ये केस पक्का आपके सामने आएगी। ऐसा उपकरण जो डीसी आपूर्ति को एसी में परिवर्तित कर दे भैया, उसको हम प्रतीपक कहते हैं, है ना। जो डीसी को एसी में और परिवर्तक यानी कि कन्वर्टर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिए, वो क्या कहलाता है? परिवर्तक। मोटर जनरेटर भी ये काम करती है। रेक्टिफायर भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। परिशोधक भी क्या कहती है? ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है ना। मोटर जनरेटर भी क्या करती है? ये भी एसी को डीसी में जनरेट करती है, सॉरी जनरेट नहीं, कन्वर्ट करती है। मोटर जनरेटर एसी डीसी, परिवर्तक परिशोधक एसी डीसी, परिवर्तक एसी डीसी, यानी कि प्रतीपक ही एक ऐसा है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रही है ना। और इसी में क्या होता है? बैटरी लगी होती है, जिसका अभी हमने हाइग्रोमीटर वाला जो क्वेश्चन था ना, वो देखा था। चलिए अब इधर क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये अगले एपिसोड में ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। इधर क्वेश्चन टाइप करना अभी बाकी है। तो चलिए ये रहे दोस्तों सारे क्वेश्चन का एकदम धुआंधार तरीके से सॉल्यूशन। अब बताइएगा आप, है ना, अब बताइएगा आप कि ये क्लास कैसा लगा आपको, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। ये कहने की बात नहीं है। देखिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं ना, बिल्कुल ओरिएंट क्लास है ये। जब तक आपका पीजीसीएल का
एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कदम आगे बढ़ा चुके हैं, कदम रोकेंगे नहीं, चाहे आंधी आए या तूफान। इसलिए आप चैनल को जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फिर नोटिफिकेशन यूट्यूब ना आपके पास ज़रूर भेजेगा और आपको पता चलेगा कि नहीं हमारे लिए जो क्लास है वो आ चुकी है ना। सुबह 9 बजे डेली क्लास आपको मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दबा के एक बार शेयर करिएगा, है ना, बिल्कुल। और इस छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, अपना स्नेह और अपना प्यार, है ना, अपना आशीर्वाद सब कुछ समर्पित कीजिएगा मेरे नाम, है ना। और मैं भी समर्पित करता हूँ एक ऐसा कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए काम आए, है ना। बस यही उद्देश्य से मैं प्रतिदिन आप सभी के सामने आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।